अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देखें प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के साथ पाकिस्तान की हमदर्दियाँ किसी से छुपी ढकी नहीं है। आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ हमारा एक दरीना ताल्लुक़ है, खलूस का, इखलास, मोहब्बत का, लुक आफ्टर करना, एक दूसरे के साथ एहसार का मामला है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सूरत हाल अजीब से करीब है। अब हर 2-3 माह के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो एहतजाज शुरू करती है, फिर उनसे पॉलिटिकली एंगेजमेंट शुरू होती हैं, फिर उसके बाद चीज़ों का वे फॉरवर्ड निकाला जाता है। लेकिन फिर 2-3 माह के बाद कोई ना कोई ऐसा मामला, कोई ना कोई ऐसे मुतालबात आते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो फिर एक्टिव हो जाती है। एक तनाजुर तो ये भी है कि चूँकि अगले साल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का सिलसिला है, क्या ये वाकई पॉलिटिकल मूव है? और दूसरी बात यह कि ये चीज़ें भी शायद अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं कि इस जॉइंट एक्शन कमेटी के बाद के पीछे जो है शायद बैरूनी कोई हाथ है, कोई सपोर्ट है, कोई उनके इमा पे ये काम किया जा रहा है। और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिफीट दी है इंडिया को, और इंडिया अपनी छोटी छोटी प्रॉक्सीज और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में अनरेस्ट लाना चाहती है, और आज़ाद कश्मीर का ख़िता पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है। एक्चुअल जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं, क्यों पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात को या पॉलिटिकली एंगेज नहीं कर पा रही? और आज तो यहाँ तक मालूम हुआ कि जब उनके मुतालबात को कौम ने, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, और वो पुरतशद्दुद की वाक़यात की जो वीडियोज़ है वो भी हमारे जो है नाज़रीन देख सकते होंगे। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आज़म हैं सरदार अतीक साहब, और मुर्ज़ा दुरानी साहब जो ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं कश्मीर अमूर्स के ऊपर। दोनों अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। सरदार अतीक साहब, ये फरमाइएगा कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मामला है, माजी में तो ये मामला एड्रेस हो गया था, अब जो मामला हुआ ये मामला क्यों इतना हो गया और पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आ गए, और अवाम जो है वो शायद जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे को तस्लीम नहीं करी जिसको फोर्सफुली वो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं? आप क्या कहिएगा सर? बाकी लोगों ने कह दिया था कि हमारे 100% इतनी मामला तय हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है, जैसे आपने कहा कि हर 2-4 महीने बाद वो नए मुतालबात सामने आते हैं और नया सिलसिला होता है। इस वक्त अगर आप देखें तो एक पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया में पजीराई हो रही है, तमाम अरब अजम में, मशरक मगरब में, कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से कोई ऐसी अफरा तफरी की बातें जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आज़ाद कश्मीर में आज भी जो वाक़ात हुए हैं, अभी चूँकि मीडिया पूरी तरह फ्री नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पुरतशद्दुद वाक़ात बहुत अफसोसनाक है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हमेशा से वसीला ये रहा है कि वो मामला को पुरअमन ज़राए से हल करे और पुरअमन सियासत का प्रचार करे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 80-90 साल हो गए हैं सियासत में। अगर आप देखें इन दिनों मेरे 8-10 टीवी के इंटरव्यूज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, उन सबको अगर आप देखें तो उन्हें मुसलसल हमने इस बात पर जोर दिया है कि सारी बात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, पुरअमन ज़राए से हल करें, सियासी ज़राए से हल करें, इन्हें तशद्दुद के रास्ते पर न जाने दें। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो इनके अपने ना हों, इनके साथ ना हो, इनके अहदेदार ना हो, लेकिन ऐसे लोग फिर काल में कोई ऐसे तकरीब का दहशतगर्द बाहर से मौजूद हों जो इस सारी फजा को ख़राब करना चाहें, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और आज़ाद कश्मीर को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दफाई इशार है, उसको पुरअमन रखना और मुस्तकिल रखना बहुत ज़रूरी है। जी मुर्ज़ा दुरानी साहब, सर जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से ये बात सामने आई थी कि शायद कोई बैरूनी हाथ मुलविस हैं, कोई बैरूनी एमा के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। आप क्या कहिएगा सर इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने अपने इंट्रो में ये बता दिया था कि बहुत सारी जो तहरीकें होती हैं उनको मुखालिफ जो ममालिक हैं वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो डील करते हैं। तो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी अरसे से ये प्रॉक्सी वार चल रही है, कोई मकबूजा कश्मीर में भी चल रही थी, फिर अब आज़ाद कश्मीर में जो हमने वार वहाँ स्टार्ट की थी, अब वो मोदी हमारे शहर, हमारे आज़ाद कश्मीर में ले आया वो वार। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैरूनी हाथ की बात है, सारे लोग नहीं हो सकते हमारे कश्मीरी जो हैं। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने मोदी को और इंडिया को मुस्तरद किया, उनके इतने बड़े बड़े पैकेजेस को, उनके इतने डेवलपमेंट के फंड्स को, उनके ये जो आज हम आटे और बिजली की तहरीक आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है कश्मीरी अवाम को। लेकिन कश्मीरी अवाम ने कभी भी
ज़ाती मफादात के लिए किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपने हक़ खुद इरादियत के लिए हमेशा जानों की कुर्बानी दी। तो मैं नहीं ये समझता कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी जो है वो कोई बैरूनी हाथ के या उनके ज़रिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। कुछ लोग अनासर हो सकते हैं जिसमें जिस तरह सरदार अतीक साहब ने कहा कि इनके बीच में कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, शरपसंद अनासर हो सकते हैं। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि एक्शन कमेटी का वजूद क्यों सामने आया। ये सरदार अतीक साहब भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये 3 साल से जो आज़ाद कश्मीर में एक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत बना दिया गया, सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल गैर मुतल्लक होगी, उनको दीवार के साथ लगा दिया गया। और जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ये जो खला पैदा किया गया, सियासी खला पैदा किया गया, तो जब सियासी जमातें दीवार के साथ लगा दी गई, उनका किरदार ख़त्म कर दिया गया। एक वज़ीर-ए-आज़म को 48 वोट मिल गए और फिर वो सब लोग जो हैं वो इक़्तिदार में शामिल हो गए, तो सियासी निज़ाम जो आज़ाद कश्मीर का वो डीरेल हो गया और उसकी जगह फिर एक्शन कमेटियों ने फिर जगह ले ली। अब आप देखेंगे सियासी जमातें जब थी, इक़्तिदार में थी या वो पॉलिटिक्स कर रही थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी की सूरत में, तो उनके साथ बात करना आसान होता था, वफाक के लिए भी बात करना आसान होता था। लेकिन अब आप देखें कि एक्शन कमेटी में वो लोग शामिल हो गए हैं कि जिनके साथ तो आप वफाकी वज़रा जब मुज़फ़्फ़राबाद जाकर उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, वहाँ जाके बात करते हैं तो कामयाबी नहीं होती। तो ये बात होती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो लेकिन मैच्योर दुरानी साहब, अगर वो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उनको कहीं और से कोई असाइनमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे वो ये सारा काम कर रहे हैं कि उन्होंने हर सूरत में इन चीज़ों को डेडलॉक पे और तसादुम की तरफ लेके जाना है। देखिए, मैंने तो हमेशा ये कहा है कि पहले तो आप ये देखें कि एक्शन कमेटी जब से वजूद में आई है और इसके जो एक्शंस हैं उसका बेनिफिशरी कौन है। आप रियासत में देख लें उसका बेनिफिशरी कौन है और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, किसको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक्शन कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक साहब जो हैं वो एक पेज पे हैं। अनवार उल हक साहब ने ही इनको इब्तिदा में जो है वो इस हद तक ले गए कि वो एक्शन कमेटी जो है वो 4-6 लोगों से बढ़ते बढ़ते हज़ारों की तादाद में चली गई। लोगों का एक पॉपुलर बयानिया उन्होंने दे दिया, लोग उनके साथ चलने शुरू किए। आज आप जो कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक आज अमन जो है ना रैली निकाली, तो वहाँ पे इनका तसादम हो गया एक्शन कमेटी के लोगों के साथ, तो फिर एक आध जान भी वहाँ पे ज़ाया हुई। तो जो अफसोसनाक बात है। और इसी मामले में सरदार अतीक साहब, सर आपने कोई पुरअमन रैली निकाली और दूसरा इस पे भी राय दीजिएगा कि अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि रात 12 बजे वो पाकिस्तान या की तरफ से जो भी आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट है उनको वो बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि ना कोई एंट्री और एग्जिट ना हो सके। सर इस सूरत हाल में मजीद कितनी तनाव की सूरत बन जाएगी? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है। दुरानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सारी बात का बेनिफिशरी कौन है। इस वक्त आप हिंदुस्तान का मीडिया देखिए, इस वक्त आप पाकिस्तान मुखालिफ अनासर देखिए, तो आपको जानना होता है इनमें जो एक्शन कमेटी है इसमें मुहिब वतन लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, बावकार लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आज़ाद कश्मीर को अफरा तफरी का शिकार करना चाहते हैं और जिससे सारी तवज्जो जो है आज़ाद कश्मीर के ऊपर लगाए रखना चाहते हैं ताकि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर के हालात पर होनी चाहिए। इस वक्त दुनिया की तवज्जो के मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, कारगिल में, लद्दाख में क्या हो रहा है, उस पर होनी चाहिए। लेकिन वो सारी बात हर के आज़ाद कश्मीर में आ रही है, तो इसका उन्होंने दुरानी साहब ने ठीक कहा कि इसका बेनिफिशियरी जो है वो देखना चाहिए कि कौन है। तो ये जो सारा सिलसिला है इसको मुज़ाकरात की बेस पर लाना चाहिए और एक्शन कमेटी में संजीदा लोग भी हैं, मुहिब वतन लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, उनको चाहिए कि वो बात अपने हाथ में रखें और उन लोगों को सिंगल आउट करें। अच्छा सरदार साहब, आप चूंकि खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जब इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इस तरह का एक टर्मोइल क्रिएट हो जाए, तो कभी भी रियासत तो बहरहाल किसी जत्थे के सामने, किसी पुरतशद्दुद हजूम के सामने सरेंडर नहीं करती है। लेकिन होता यह है कि पॉलिटिकल विजडम के लोग जो होते हैं उनके ऊपर एक वफूद क्रिएट किए जाते हैं जो तमाम सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक हो और वो अपना अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके चीज़ों को ईज आउट करते हैं। क्या अभी तक प्राइम मिनिस्टर AJK ने कोई ऐसा रब्ता आपसे किया कि तमाम जमातों की जो लीडरशिप है उनको इकट्ठा किया जाए और एक वफ्द की सूरत में एक थॉट प्रोसेस शुरू किया जाए? देखिए, अभी पिछले हफ्ते हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर इनके साथ मुज़ाकरात किए, जिन मुज़ाकरात के नतीजे में इनके जिम्मेदार लोगों ने बाहर निकल कर ये कहा
कि हमारे मुतालबात तकरीबन 100% के करीब हल हो गए थे। एक दो बातें बाकी रह गई थी, जो छोटी मोटी बातें थी जिन पर के आइन साजी और कानून साजी चाहिए थी। ये बात खुद उनकी स्टेटमेंट है, सरदार इफ्तिखार जमान साहब की स्टेटमेंट है, ये शौकत नवाज मीर साहब की एक स्टेटमेंट है कि हमारे मुतालबात बहुत हद तक हल हो गए थे। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोशिश की है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं, इसमें जरूर ऐसे हैं जो शायद इस सजा को मुज़ाकरात की बेस से हटाकर मैदान में जाना चाहते हैं और एहतजाज के मैदान में बहुत अफसोसनाक है। मुर्तज़ा दुरानी साहब, सरदार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो चीज़ों को मुज़ाकरात की टेबल से सड़कों में और पुरतशद्दुद वाक़यात में और फिर उसके बाद लॉकडाउन में और इन चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या हमारी मशीनरी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको नहीं पता कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सारे मामले को कर रहे हैं और उसको हल कैसे किया जा सकता है? देखें ख्वाहिर साहब, मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है ना, इस वक्त वहाँ पे उसकी अमलदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर बिल्कुल उनकी ख़त्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर 14 अगस्त के बाद मुजफ्फराबाद नहीं गए, अभी तक उनको लोग ढूंढ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी, IG, ये सारे लोग, आप देखें कि एक हुकूमती सिस्टम और हुकूमती निज़ाम होता है, जो आज़ाद कश्मीर का रियासती निज़ाम जो है वो बिल्कुल दड़ाम करके उसके वो ज़मीन बोस हो चुका है। तो इसी वजह से फिर वफाक को मुदाखलत करनी पड़ गई कि वफाकी वज़रा भी जो हैं वो मुजफ्फराबाद गए, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने उनको इस्तकबाल भी नहीं किया, उनका वफाकी वज़रा का, वो वहाँ पे नहीं। मुझे ये लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी नहीं चाह रहे थे कि ये मुज़ाकराती अमल कामयाब हो, क्योंकि अगर मुज़ाकराती अमल कामयाब हो जाता है और लोग सड़कों पर नहीं आते, तो फिर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक हिडन एजेंडा है, जो मैं ये समझता हूँ उसमें वो ज़्यादातर वफाक को ब्लैकमेल करके, वफाक के ऊपर प्रेशर डाल के अपने लिए फंड्स लेना चाहते थे आज़ाद कश्मीर में। इससे पहले भी उन्होंने, आपने देखा कि 13 मई 2024 को लेकिन दुरानी साहब, मुजफ्फराबाद में हुआ, तो दुरानी साहब 23 अरब का जो पैकेज उन्होंने लिया वो इसी बुनियाद पर लिया। लेकिन तो दुरानी अब आप साहब, देखें कि ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, नून लीग की लीडरशिप हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो, ये सारे तो इस बात पे मुझे एक पेज पे लगते हैं कि इस मामले को पॉलिटिकली हल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी तमाम पॉलिटिकल जमातों के पॉलिटिकल लीडरशिप में बाशमूल प्राइम मिनिस्टर AJ के कि इनके पीछे कोई बैरूनी हाथ है, कोई बैरूनी प्रॉक्सीज की जो इनको पुश कर रही है, ताकि जो तवज्जो है वो इधर मरकूज हो जाए और दीगर जो इंडिया के ओछे हथकंडे उधर से तवज्जो हट जाए, जो आपने भी कही, सरदार साहब ने कही। तो वो सिंगल आउट तो हो सकते हैं सारे, तो इस बात में एक नुक्ते पे हैं सर। बिल्कुल सही है, सारे इस बात पे हैं, लेकिन आप आज तजर्बा करके देख लें। मैं पाकिस्तान के कौमी इदारों से अपील करता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम तब्दील करके देखें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं है, कोई किसी उस जमात का कोई नज़रिया नहीं है उनके पास, वो एक अलोन जो है, एक सिंगल वोटर जो है, वो एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई अवामी मकबूलियत का रहनुमा, कोई भी अवामी मकबूलियत की पार्टी जो इक़्तिदार में होगी, तो ये जो आज हालात आज़ाद कश्मीर में, ये कभी नहीं पैदा होंगे। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, आप कौमी सलामती के इदारों से सबसे मैं अपील भी करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है ना, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। हाइब्रिड निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है आज़ाद कश्मीर में 3 साल से। ठीक हो गया। अगर आपने मजीद इसको एड्रेस ना किया तो आपको जो है वो मजीद जो है ना, इससे बड़े बड़े जो है वो मामलात का सामना आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत दुरानी साहब आपका, सरदार अतीक साहब आपका, कि आपने खुल के गुफ्तगू की कश्मीर की जो सूरत हाल है। नाज़रीन, कश्मीर की जो सूरत हाल है इसमें कुछ भी कहना खारिजी इम्कान ना होगा कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसके पीछे बैरूनी इमा हो सकता है, भारत का हाथ हो सकता है, प्रॉक्सीज के ज़रिए चीज़ों को ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि हम भारत से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं, उनकी आज मुलाकात हुई है फाइनली इमरान खान साहब से। मुलाकात के बाद क्या आउटकम हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, क्या चीज़ें हुई, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो पेशावर में जलसा है उसके हवाले से, और फिर आज कई माह की तगो दो के बाद फाइनली खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की बानी से मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात का अहवाल जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जिन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इस सारी गुफ्तगू के लिए हमने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब एडवोकेट, उनको दावत दी है इस शो में। और मेरे साथ इस शो में हमारे खुद में नुमाइंदा खसूसी होंगे फैसल हकीम साहब, अडियाला जेल को जो कवर कर रहे हैं। मैं दोनों अहबाब का वेलकम करता हूँ। सबसे पहले फैसल हकीम साहब, ये बताइएगा कि आज अडियाला जेल में जो सारी सूरत हाल आपने देखी कवरेज के हवाले से, और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई उसके हवाले से क्या इतलात है, और सलमान अकरम राजा साहब ने कोई गुफ्तगू भी की है, वो भी बताइएगा जी। जी बिल्कुल, समाअत इस वक्त भी जारी है जो तोशा खाना 2 केस है, और लगता यही है कि आज जो है वो जो जरा है वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जो बात की आपने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की, तो उस हवाले से आपको बताता चलूं कि आज सुबह ये मुलाकात हुई है, और सुबह सवेरे जो है वो समाअत से कबल अली अमीन गंडापुर आए थे और मुलाकात की। और उन्होंने इस मुलाकात के बाद, लेकिन वो जब निकले हैं वापसी के लिए, उस वक्त जो अलीमा खान थी वो भी बाहर मौजूद थी, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी अली अमीन गंडापुर की, वो ये बता रही थी, और जो गुस्सा नजर आ रहा था उनसे कि ये जो मुलाकात है वो कोई ज्यादा जो है वो खुशगवार माहौल में नहीं हुई है। और उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के सलमान अकरम राजा, उनसे जब इस हवाले से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने मुलाकात के हवाले से तो कहा कि वो अली अमीन गंडापुर बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो PTI है उसके कारकुनों की तरफ से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं जलसे के हवाले से, वो बड़े उन्होंने खुलकर बयान किए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंतज़ामात जो थे वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, बदबू का जिक्र किया उन्होंने। उसके साथ साथ जो इंतज़ामी मामलात थे उनमें बदनज़मी का जिक्र किया। तो वो एक जो सूरत हाल बनती जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि PTI जो है उसको वो अब अवामी हमायत कम हो रही है। अब PTI के रहनुमा भी जो है वो ढके छुपे लफ्जों में, गो कि वो इसका इजहार नहीं करते, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में वो बताना शुरू हो गए हैं कि अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है कि इस तरह के अवामी इज्तिमात किए जाएं या इस तरह के इंतजाम कर सकें। हालांकि अगर आप देखें तो गुज़िश्ता दिनों जब पहली दफ़ा कोशिश की गई थी अली अमीन गंडापुर की तरफ से मुलाकात की और वो आए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमने 27 सितंबर को पेशावर में जलसा रखा है, और पेशावर में क्योंकि PTI की हुकूमत है तो उसके पास वक्त है, और इस वक्त सूरत हाल भी ऐसी नहीं है कि वहाँ पे उनको कोई रोकेगा, तो ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब, सर आपने हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू भी सुनी, और यकीनी तौर पे आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात जो हुई है इमरान खान साहब से, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी। आपके पास क्या इतलात है? काशिफ भाई, बानी नहीं, उनका नाम है इमरान खान, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। 8 तारीख का जो रिजल्ट आया था 8 फरवरी का, उसके मुताबिक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और उनका पूरा नाम है वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी। अब जहां तक आपने मुलाकात की बात कही, देखें उस मुलाकात में तो अली अमीन गंडापुर साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान अकेले थे, वहाँ कोई किसी को एक्सेस नहीं थी। आपके जो रिपोर्टर मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने बहुत बातें की, लेकिन मुझे नहीं पता उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग था जिन्होंने रगड़ा तो उनको ये पता चल गया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और वो बात क्या करना चाहते थे। 1-to-1 मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग का तो अब अल्लाह ताला को पता हो सकता है या वज़ीर आज़म इमरान खान और अली अमीन गंडापुर को पता हो सकता है। नहीं, शौकत बसरा साहब, जो उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और वो चीज़ें की गई। ये सारी गुफ्तगू जो हमारे नुमाइंदों ने वहाँ पे कवर की है वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई तो जलसे के हवाले से गुफ्तगू हुई होगी जिसको सलमान अकरम राजा साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी काशिफ भाई, अब आपने ये दूसरा सवाल किया है। बात यह है कि उनको वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब की बहनें भी मिली हैं, उनको और जो वकला हैं अंदर वो भी मिले हैं कोर्ट के अंदर, अदालत में। वहाँ पे डेफिनेटली ये बात हुई है जो आप कहना चाह रहे हैं, इसका मुझे भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि वहाँ पर जो ग्राउंड था वहाँ पे इंतजाम अच्छे होने चाहिए थे। ये जो लोगों की शिकायत हैं कि वहाँ पे कोई शायद स्मेल आ रही थी या मट्टी उड़ रही थी, तो उसके हवाले से ज़रूर बात हुई है। तो मेरे ख्याल में ये तो
अब बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का नोटिस लिया और बात तक पहुंची कि वहाँ हमारी हुकूमत थी और हमारे इंतजामात इससे कहीं ज़्यादा अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि वहाँ पर बताया गया कि जी वहाँ पे अवाम कम थी। देखिए, मैं वहाँ पे आई विटनेस हूँ। बहुत तारीखी जलसा था। एक जलसा वो था जो ग्राउंड के अंदर हो रहा था और एक जलसा वो था जो ग्राउंड से बाहर हो रहा था। 5-5, 6-6 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम थे और सर ही सर नज़र आ रहे थे। और फिर वो जो बात हो रही है कि ग्राउंड के अंदर जब लोगों ने देखा, ज़ाहिर है एक सफोकेशन है, मट्टी है, तो कुछ लोग जलसागाह से निकलकर वो बाहर जाकर भी खड़े हो गए। अगर मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जलसा तो शायद इमरान खान साहब ने खुद किया था। और ये देखिए कि जितना जुल्म, जबर, बर्बरियत तरीके इंसाफ के साथ हुई है, कत्ल गारत हुई है, हमारे लोगों को जेलों में 10-10 बंदों को उठाकर फेंक दिया गया है, जाली अदालतों से जाली सजाएं हो रही हैं। इसके बावजूद खान साहब जेल में हैं और वर्कर्स ने उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हुए एक तारीखी जलसा किया है पेशावर के अंदर। और मेरा चैलेंज है कि वो फार्म 47 की जाली हुकूमतें हों या जितनी पार्टियां इकट्ठी हैं, इन्हें कहें कि कहीं पे हमें 5,000 बंदा इकट्ठा करके दे दें। 5,000 तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये तादाद तो आप गिन ही नहीं सकते थे जितने लोग वहां पे मौजूद। अच्छा बस और ये नहीं है जी जी उनको लाया गया। लोग पंजाब से, कश्मीर से, सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, हर जगह से खुद लोग पहुंचे। हम कोई गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट तो सिर्फ हम केपी में थे। आप ये देखें कि पंजाब की कितनी बड़ी तादाद मौजूद थी। जो लोग अपनी गाड़ियों पे, हमें बसेस नहीं लेने दी पंजाब हुकूमत की जाली हुकूमत ने, हमें वैन्स नहीं लेने दी। लोग अपनी सवारियों पे, अपनी गाड़ियों पे पूरे पाकिस्तान से वहां पहुंचे। अच्छा 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 बसा साहब ये फरमाइएगा कि आज जो गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब की और बाकी अकाबरीन की, उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा जो है वो सिर्फ मेरा पैगाम जो है वो जाके बाहर बताती हैं, लेकिन पार्टी जो है, पार्टी की लीडरशिप जो है उसकी जो चीज़ें चलनी हैं, जो उनकी फैसले हैं, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी चलानी है, पार्टी के अमूर से अलीमा खान साहबा का कोई लेना देना नहीं है। आप इसको भी कन्फर्म कर रहे हैं? मैं सख्ती से इस बात की तरदीद करता हूं। बिल्कुल ऐसी खान साहब ने कोई बात नहीं कही। नहीं वो कही? तो आपको पता है उन बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इमरान खान साहब का बाहर आकर पैगाम पहुंचाती हैं और उस पैगाम की बड़ी तकलीफ पहुंचती है लोगों को कि वही बातें जो इमरान खान साहब कहते हैं उनकी बहनें बाहर आकर क्यों कह देती हैं, जिसके बाद उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, उनको मुकदमात में डाल दिया जाता है। जहां तक ये बात कहना कि खान साहब ने कहा है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मुझे लगता ही है शायद मेरे सुनने में गलती होगी, अगर मैं अपने रिपोर्टर से कंफर्म कर लूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो गुफ्तगू की, क्या उसमें इसका कोई तज़किरा था फैसल हकीम साहब? जी, उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी उन्होंने चलानी है, उन्होंने फैसले करने हैं। अब उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने पार्टी किस तरह चलानी है, और वो अवाम के आगे रह के चलाना चाहते हैं, अवाम के पीछे रह के चलाना चाहते हैं, या किस तरह से पार्टी को लेकर चलना चाहते हैं, ये फैसला उनका है। जहां तक अलीमा खान के हवाले से है तो ये वाज़ेह था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैगाम पहुंचाती हैं। ठीक हो गया। शौकत बसा साहब, ये जो बात की है खान साहब ने कि अवाम की मंशा जो है वो डिफरेंट है और लीडरशिप जो है वो कुछ और डिसीजन कर रही है, किसी और तरीके से सियासत को आगे लेके जाना चाहती है, तो ये अब लीडरशिप ने, यानी कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तय करना है कि उन्होंने अवाम की मंशा के मुताबिक अपनी पॉलिसी बना के पार्टी को आगे लेके जाना है या किसी और डायरेक्शन में जाना है। बहरहाल लगता ही है कि खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम की मंशा कुछ और है और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है पीटीआई की, उसकी मंशा कुछ और है। काशिफ भाई, तहरीक इंसाफ कौन सी कोई राइवल की पार्टी है या लड़काना की पार्टी है कि नस्ल दर नस्ल एक ही खानदान के लोग आएंगे? ये एक अवामी पार्टी है और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। 90% कौम को रिप्रेजेंट करती है और इमरान खान वाहिद लीडर है जो फेडरेशन के लीडर है। हमारा वर्कर जो है वो तो आप देख लीजिए कि अगर खान साहब का कोई ऐसा फैसला जो उनको पसंद ना हो वो उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं। और बिल्कुल जलसे के अंदर ये हुआ जो आप बात कहना चाहते हैं, वहां पे कुछ लोगों ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और खान साहब भी यही कह रहे हैं कि अवाम जो है वो आगे निकल रही है। जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये देखना है कि हमने अवाम
के साथ जाना है और अवाम की ख्वाहिशात जो इस वक्त इमरान खान साहब का बयानिया है वो पूरी पाकिस्तानी कौम लेके चल रही है। जहां पे हमारे कारकुनान को ये लगता है कि कहीं पे हम में से कोई MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स या इवन कोई कितनी बड़ी सीट पे बैठा है, वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ नहीं खड़ा, या वो महसूस करते हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा, तो वो उसका खुलेआम इजहार करते हैं, वो ट्विटर पे करते हैं, वो जलसों में करते हैं। लेकिन ये कहना, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है, वो भी सुन लें कि अपने लीडरान को कहा है कि अब हमें और तकड़े होकर, जिस तरह कौम इस तरह चाह रही है कि हमें इंकलाब लेकर आना है, हमें फार्म 47 की जाली हुकूमतों को घर भेजना है, तो हमें बड़ी जोश के साथ, जज्बे के साथ हमें सड़कों पे निकलना है। और जब तक ये फार्म 47 का जाली निज़ाम खत्म ना हो जाए, ये जाली असम्बलियां खत्म ना हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारा मौक़िफ़ सिर्फ एक है कि आज अदालतों को हाईजैक कर लिया गया है, आज मीडिया का गला घोंट दिया गया है, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को हक जेल में कैद बंद किया हुआ है, और उनके खिलाफ अदालतों में केसों की समाअत नहीं होती। आज अदालतें आज़ाद कर दें, आज जजेस को फैसले करने दें, तो खान साहब, बुशरा बीबी और जितने हमारे सियासी कादियां जेल से बाहर होंगे। आज तो जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें इंसाफ दीजिए। बसर साहब, आप फार्म 47 की हुकूमतों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपका पहले दिन से आपकी जमात का, आपके अकाबरीन का ये स्टैंड है कि ये सारी पॉलिटिकल रजीम जो बैठी हुई है वट एवर विफाक में या प्रोविंसेस में, ये फार्म 47 की वजह से है। ये आप लोगों का पहले दिन से स्टैंड है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये फार्म 47 की हुकूमत KPK में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, तो क्यों अली अमीन गंडापुर साहब ने उन फार्म 47 के लोगों के साथ मिल के सेनेट की जो सीट्स हैं उसकी एडजस्टमेंट की? नहीं काशिफ भाई, आप उस सवाल को जरा, मैं आपको जो किया, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये सुन लीजिए कि KP के अंदर भी हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया, और खास तौर पर जो सीटें कैंट के अंदर आती थी, तैमूर झगड़ा साहब की, बंगश साहब की, सब दोस्तों की, उनको फॉर्म 47 पे हराया गया। अब जहां तक आपने ये कहा कि आपने उनके साथ मिलकर इलेक्शन को लड़ा, देखिए सेनेट के अंदर हमारे कारकुनान की यही ख्वाहिश थी कि हम लोग इलेक्शन लड़ें और हमें सीट एक अजाफी मिल सकती है। लेकिन चूंकि लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया, खान साहब की तरफ से नाम आ गए, तो हमने अनअपोज इलेक्शन पहले भी हुए हैं। आप जी पंजाब में आज, हाँ, पंजाब की बात सुन लेना। पंजाब में तो सूरत ये है कि हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। पंजाब के अंदर तो हमारी जो जाली अदालतों के जरिए सेनेटर इजाज साहब को जो वहां से नहीं, मैं उस इलेक्शन की बात कर रहा हूं जिसमें परवेज इलाही साहब वज़ीर आला थे, और फिर उस वक्त भी मैनेजमेंट हुई थी। जी, उस वक्त भी पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। जी देखिए, आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। जी। जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त तो ये सेटअप नहीं था। जी फॉर्म 47 की हुकूमतें नहीं थी। उस वक्त तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, सूबाई असेंबली के अंदर भी, कौमी असेंबली के अंदर भी, और जो सीटें हमें फार्मूले के मुताबिक हमें आती थी वो हमें मिल गई, और जो सीटें उनको जाती थी उन्हें मिल गई। हमने उनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा। जी बिल्कुल। मिलकर इलेक्शन ये होता है कि हम उनके कैंडिडेट्स को वोट डाले, वो हमारे कैंडिडेट्स को वोट डाले। नो, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी सुन लें, खैबर पख्तूनख्वा में भी किसी के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा। हमारे MPs ने अपने सेनेटर्स को वोट कास्ट किए, जो अपोजिशन थी उन्होंने अपने सेनेटर्स को वोट कास्ट किए, कहीं मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ अनअपोज इलेक्शन हुआ। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से निकल आए, आपने सेनेट की कायमा कमेटियों से रेजिग्नेशन दे दिए, फिर पार्लिमान के बाहर जो है वो एहतजाज है। अभी ये ऐसी कुछ शुनीद है कि मुस्तकबिल करीब में अडियाला के बाहर शायद प्रोविंशियल या कौमी असेंबलियों के इजलास जो है वो उनका इनेकाद का कोई प्लान है। और ये जो आपने कहा सड़कों पे ज़्यादा जोश से एहतजाज की बात की है इमरान खान साहब ने, कब तक ये सारी चीज़ों को अनफोल्ड होता देख रही है? काशिफ भाई, ये जाली निज़ाम है। हमने इस जाली निज़ाम को बहुत मौका दिया है कि शायद कुछ सेंस प्रवेल करे, लेकिन आप देख लीजिए कि अदालतें बनाकर उन जजेस से, हमारे जो MNAs, MPs, अपोजिशन लीडर्स थे, उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया, उनको सजाएं दी गई।
अब हम ये दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए अपोजिशन भी मौजूद है, असेंबलियां भी चल रही हैं, और हम अब इनको मौका नहीं देंगे। अभी इमरान खान साहब का हुक्म आया, हम लोग कायमा कमेटियों से निकले हैं। खान साहब का मैं तवक्को कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है जैसे खान साहब का मूड एग्रेसिव, हमें पॉलिटिक्स और करनी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि खान साहब अपने MNAs MPs टिकट जो असेंबलियों में बैठे हैं उनको कहेंगे इस जाली निजाम से बाहर निकल आए और इस्तीफे दे दें। अच्छा। जहां तक आपने कहा असेंबली लगाने का मामला, हमारी हर मंगल को असेंबली लगती है मेरे भाई। पटियाला के बाहर हमारे सेनेटर्स, MNAs MPs अवामी असेंबली का इनेकाद करते हैं। कल हम सब वहां पे मौजूद होंगे और वो असेंबली वहां लगेगी। दूसरी बात, हमारे MPs पंजाब असेंबली में असेंबली के बाहर अवामी असेंबली लगाते हैं, हमारे MNAs सेनेटर्स नेशनल असेंबली में बाहर असेंबली लगाते हैं। लेकिन जो सवाल आपका $1 मिलियन क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल अगर इसी तरह इमरान खान साहब के साथ जुल्म और ज्यादती होती रही, इस तरह आइन और कानून का तमस्खर बनाया जाता रहा, इसी तरह जजेस बेचारों उनको हरासा किया जाता रहा, उनको इंसाफ ना मिला, तो बहुत जल्द इमरान खान साहब, मुझे तवक्को है, मेरी ये जाती राय है, अब खान साहब कब फैसला करते हैं, खान साहब इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमतों और जाली असेंबलियों से अपने MNAs MP और सेनेटर्स को कहेंगे आप बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, शौकत बसा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक बड़ी खबर उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शेयर की है कि बहुत जल्द इसी रवैये के अगेंस्ट हो सकता है इमरान खान साहब अपने MNAs MPs और सेनेटर्स को कहें कि वो इस सारे सिस्टम से, असम्बलियों से रेजिग्नेशन जो है वो टेंडर कर दें। कब ये होता है और कैसे इस चीज़ें ये जमहूरी निज़ाम आगे चलता है, ये बार वक्त इसका फैसला करेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जितना कौम को मायूस किया, 3 मैच इंडिया से हार गए, फाइनल हार गए, ये वजूहात क्या हैं और अवाम का दर्द जो है उसका कोई अजाला हो पाएगा या गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम सारी चीज़ें चली जाएंगी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के 3 मैचेस हुए और तीनों मैचेस में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशों के बरअक्स जो है वो टीम की कारकर्दगी रही। कोशिश पूरी की गई लेकिन शायद हम कोई एक मैच भी नहीं विन कर सके और फिर फाइनल में भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हमारे जो चेयरमैन PCB हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, उनसे ट्रॉफ़ी लेने से भी इनकार किया। ये जो सारी एक टेंस सूरत हाल है दो ममालिक के दरमियान, वो मैदान के अंदर भी नज़र आती है, खिलाड़ियों के रवैयों में भी नज़र आती है। इसका दूरअसल इम्पेक्ट क्या होगा और हमारी जो टीम है इसकी कारकर्दगी का ज़िम्मेदार कोई है, कोई मैनेजमेंट है या सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने शो में मदऊ किया लीना मोइन अजीज़, सीनियर तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया लीना मोइन साहबा, आपने हमें टाइम दिया। आप भी यकीनी तौर पे जो एशिया कप की टीम की कारकर्दगी है उस पे वैसे ही रंजीदा होंगी जैसे सारी आवाम है, जैसे हम हैं कि शायद फ़ाइनल में ही पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर जाती। इस सारे एशिया कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर सबसे पहले गुफ्तगू हम कर लेते हैं, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि सारी उम्र से मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को हमारे बॉलर्स जिताते हैं और जो कोताहियाँ होती हैं बैट्समैन की, जो आपको कल भी नजर आई कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था कि आप आराम से 185 190 बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत से मौके आए, मैं तो 20-25-30 साल से एसोसिएटेड हूँ क्रिकेट के साथ और सबको पता है कि 90% हमारे बॉलर्स हमें मैच जिताते हैं। तो कल भी वही मौका आया कि आपने एक पोजीशन पे थे जब आप को फरहान ने और फ़खर ने दोनों ने स्टार्ट दे दिया था ऐसा कि आप 185 190 आराम से बना सकते थे। फिर आपने वो सिचुएशन बहुत ही, मैं कहूँगी, एक बेहुदा तरीन बैटिंग की वजह से अपने आप को अप्लाई ना करने की वजह से आपने वो सिचुएशन स्क्वांडर कर दी, अपने हाथ से वो बेहतरीन सुनहरी मौका निकलने दिया कि आप भारत को हरा सकें और उनके मुंह भी बंद हो जाएं, जो मतलब बहुत ज़्यादा वो एरोगेंट हो गए पिछले बहुत सालों से।
तो फिर आपके बैट्समैन है, चाहे हारिस हो, चाहे साइम हो, चाहे कप्तान सलमान आगा हो या हुसैन तलत हो, वो चारों जो लोग थे जो मिडिल ऑर्डर को फॉर्म करते हैं, उन्होंने ऐसी, मैं कहती हूँ, बदतरीन परफॉर्मेंस दी, और जैसे कि सेंसलेस कोई इंसान हो जिसको कोई किसी चीज का कोई समझ ना हो, उस तरह, और वो देते आ रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बॉलर्स कब तक कवर करते हैं, और फिर भी मैं कहूंगी कि ये एक चीज होती है ना, सेंट वर्सेस सिनर्स। तो सिनर्स जो है हमारे बैट्समैन हैं और सेंट्स हमारे बॉलर हैं, तो वो फिर भी हमारे बॉलर इस हद तक ले गए कि मैच को बिल्कुल सनसनीखेज बना दिया, और तकरीबन हमें मैच उन्होंने जिता दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 147 रन्स बैट्समैन ने बनाए थे और एक सुनहरा मौका जाया किया था हमारे मिडिल ऑर्डर ने, और करते आ रहे हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि ये आखिर कब जो तक बात आप जो कह रही हैं लीना साहिबा, के तवातुर से एक मिडिल ऑर्डर की बैटिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, और जो है बॉलर बेचारे सिंगल हैंडेडली कहाँ तक स्ट्रगल करें, कहाँ तक चीज़ों को लेके जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूटी के साथ टीम में हैं, चीज़ें चल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी जो टीम है, इसकी जो मिडिल ऑर्डर है या ओपनर्स हैं या बॉलर्स हैं, उनकी जो एक क्रू बना हुआ है, उसको पीसीबी जो से किसी और एंगल से देखने को तैयार नहीं हो, बस जिद है कि बस जो हमने फाइनल कर ली इन्हीं को हम कंटिन्यू प्ले करवाते रहे, वट एवर हार जीत होती रहती है, उनका तो एक स्ट्रेट सादा सा आर्गूमेंट होगा। नहीं, देखिए, मैं इसको किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के उससे नहीं देखती, एंगल से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे पहले जब बाबर रिजवान खेल रहे थे तो उसको भी यही कह रहे थे, अब ये लोग आ गए तो इसको भी। मैं इसको देखती हूँ लैक ऑफ स्किल। मुझे लगता है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास एक तो वो स्किल सेट नहीं है, और अगर जिनके पास स्किल सेट नहीं है तो उनके पास वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है। देखिए, स्किल सेट होना एक चीज है, और उसको अप्लाई करना, उससे फायदा उठाना और मुल्क को फायदा पहुंचाना और टीम को फायदा पहुंचाना वो एक दूसरी चीज है। कई दफा स्किल सेट होता है और आपके पास वो कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी नहीं होती। कई दफा मेंटल कैपेसिटी होती है, वो स्किल सेट नहीं होता। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर हैं जिनके पास स्किल सेट है और मेंटल कैपेसिटी नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा आपको मैं मिडिल ऑर्डर मैंने गिनवाया समेत कप्तान के, इनके पास स्किल सेट तो है लेकिन मेंटल कैपेसिटी जीरो है। तो मैं बहुत सालों से इंसिस्ट कर रही हूँ कि भाई एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखें, ताकि आप इनकी जो इनके पास जो टैलेंट है उसको वो ट्रांसलेट कर सकें इनटू परफॉर्मेंस, इनटू विनिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली फॉर द बैटर्स, स्पेशली फॉर द बैट्समैन। अच्छा, मैं वैसे इस तो बात पे आपकी अपना गुफ्तगू से मैं इस बात पे हूँ कि आप जैसा जो तजियाकार है 20-25 साल से क्रिकेट को बड़ी मान्यूटली देख रहा है, उसको अंदाज़ा हो गया कि खिलाड़ियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक ब्रेन के लेवल पे या कोई स्ट्रॉन्ग जो है नर्व्स के लेवल पे चीज़ें जो सी वो लैग कर रही हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। जो मजबूत असाब का बंदा ही अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, जो आखिरी गेंद तक खेलता है। तो क्यों हमारे पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये वाला कॉर्नर इशू नहीं नज़र आ रहा और वो एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, क्योंकि वो खुद ट्रेंड नहीं है। अब आप देखिए, अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो पीसीबी को भी चला रहे हैं, इस तरह हो रहा है, और मैं खाली उनकी बात नहीं करूंगी। पहले आप किसी पॉलिटिकल अपॉइंटी को ले आते हैं, जब आपका कोई क्रिकेटर या कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो हम सब मिलके, मीडिया भी उसका जिम्मेदार होता है। जैसे मैं बात करूंगी एहसान मानी साहब की और वसीम खान साहब की, उस जमाने में क्रिकेट बड़ा अच्छा चल रहा था, और शायद वो इन सारी वो अहल थे इस बातों पे गौर करने के, और उनके पास मेंटल कैपेसिटी थी, मानी साहब के पास भी और वसीम खान के पास भी, कि शायद वो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स उस वक्त आती तो वो एड्रेस करते, लेकिन उस वक्त टीम अच्छी चल रही थी। उसके बावजूद हम जैसे भी कभी भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे जाती थी तो हम जैसे इसको कहते हैं ना कि आप लोगों की टांग खींच लेते हैं, मीडिया और सारे लोग मिलके, तो वो चेंज हो जाते हैं लोग, और जो उनको रिप्लेस करते हैं वो पता नहीं इस बात के अहल होते हैं कि वो भी इस बात को समझ सके या ना समझे। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। अब जैसे आजकल जो क्रिकेट बोर्ड है वो किसी एक क्रिकेटर को पकड़ लेगा जिसकी खुद ही की कोई कैपेसिटी नहीं होगी। अब वो जो कहेगा, चाहे वो कहे स्याह या कहे सफेद, तो ये क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो बात को मान लेंगे। अच्छा, फिर उनको लगेगा कि नहीं यार, ये तो नहीं सही बातें कर रहा, उसको साइड लाइन कर लेंगे। जैसे पिछले दिनों में वहाब रियाज की बातें सुन रहे थे, उनको साइड लाइन कर लिया, किसी और को ले आएंगे। अब ये बात है कि इनको खुद कितनी बात ये समझ आती है कि नहीं आती, कि जो मैंने बात की वो बहुत गहरी बात थी कि
इनके पास शायद वो एहलियत तो है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना इनटू परफॉर्मेंस नहीं है, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, या जो भी इश्यूज हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एड्रेस कर सकता है वो भी ट्राई करके देख लें। अच्छा, इसका एक क्योंकि इस आपकी वक्त गुफ्तगू से एक ये पहलू तो निकलता है अलीना साहबा कि अगर कोई अच्छे प्रोमिनेंट क्रिकेटर को टीम में नहीं लेना चाहते, कोचिंग में नहीं लेना चाहते, इसलिए कि वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है, वो कॉम्पिटेंट बात करेगा, कॉम्पिटेंसी को इंश्योर करेगा। तो अब अगर इनकॉम्पिटेंट बंदा बैठा हो और वो कॉम्पिटेंट बंदा उसके नीचे बात करेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो फिर बेहतर है जैसे ऊपर लोग बैठे हैं उन्हीं जैसे लोगों को, राग लाने वालों को साथ रख दिया जाए, ताकि जो उनसा है वो हमारा काम चलता रहे, उस पर डिस्टर्बेंस ना। इसकी एक पहलू ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन उसका नुकसान यही होता है कि क्रिकेट इतनी पॉपुलर चीज है पाकिस्तान में और कोई आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। अगर आप एक आम बंदा देखें तो उसकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपकी क्रिकेट टीम ही है, उसका जीतना ही है, उसका खेलना ही है। लेकिन जब वो मुस्तकिल हारते रहते हैं तो फिर इतना अप्रोर आता है मीडिया की तरफ से भी कि वो जो चेयरमैन होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है उनको चेंज करने पे। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अच्छे फैसले लें, अच्छा, जो बात ये आप कह रही हैं कि इस तरह की हैपनिंग, मीडिया का प्रेशर, प्रोपेगेंडा, क्रिटिसिज्म, जो भी नाम दे लें, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों को चेंज कर देती है और उसकी जगह फिर और लोग आ जाते हैं जो शायद परफॉर्म नहीं कर पाते। क्रिकेट का जो हाल कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट, मैं तो कहती हूँ इस वक्त ये कि स्टेबल जो चले क्रिकेट बोर्ड। और लेकिन क्रिकेट बोर्ड देखें जैसे चला रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, मुझे लगता है कि उनको अच्छे लोगों की जरूरत है और अच्छे लोग मौजूद है। देखें, आप वो चाहें तो वो बाजिद खान से बात कर सकते हैं, मिसबाह से बात कर सकते हैं, वो चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी तरह के और भी कुछ सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनको इनसाइड आउट चीजें पता है क्रिकेट की, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो चूज करते हैं किसी फॉर्मर क्रिकेटर को जिसको खुद ही कुछ नहीं पता होता। देखिए, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम तो क्रिटिसिज्म तो कर ही रहे हैं, ज़ाहिर बात है। क्रिकेट के साथ हमारा एक इश्क है, कौम का लगा हुआ है, एक हैप्पीनेस मोमेंट है। और आज सारी कौम जो सी वो जिस तरीके से हम मार्का हक में 6 राफेल गिरा के जश्न मना रहे थे, अभी 3-0 से हमें जो डिफीट हुआ, ठीक है, इस पे कौम अफसरदा है। लेकिन इस सब अफसरदगी, क्रिटिसिज्म चीज़ों के बावजूद पिछले 6-8 महीने से हम कह रहे हैं, तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही कि भाई आप एक लाइन ले लें, या पीसीबी को संभाल लें, या आप इंटीरियर को संभाल लें। ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है? क्या लोगों का कहत है कि गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि भाई हमने किस एक बंदे से 2 जिम्मेदारी दी, कोई एक जिम्मेदारी दे दें। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई क्रिकेटर होगा जो साबिक क्रिकेटर होगा, जिसने परफॉर्म किया होगा ग्राउंड पे थोड़ा या ज़्यादा, उसकी मेंटली अप्रोच डिफरेंट होगी, आप उसको बिठाएंगे, उसकी एंगलिंग डिफरेंट होगी, लेकिन वो भी मामला नहीं है। तो देखिए, आपने बिल्कुल नेल जो है ना, आपने यू हिट इट ऑन द हेड कि एक बंदा मोहसिन नकवी साहब हैं तो उनको 2 इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देने की क्या जरूरत है? मतलब क्रिकेट इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पाकिस्तान। इट्स लाइक अ पूरी मिनिस्ट्री है पीसीबी को चलाना, और साथ आप उनको इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दें जिसका इंटीरियर, तो वो बेचारा कोई भी इंसान होगा, चाहे मोहसिन नकवी या जो भी हो, वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो संभालना आसान नहीं है। लेकिन ये इस इंडिविजुअल के लिए खुद जरूरी है कि वो डिसाइड करे कि ठीक है यार, मैं इंटीरियर चला रहा हूँ तो मैं पीसीबी नहीं चला सकता, लेकिन या मैं पीसीबी चलाना ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ या मैं मुझे उसकी ज्यादा समझ आ रही है तो मैं इंटीरियर को तर्क करता हूँ। बाहर के मुल्क में क्या होता है, बाहर के मुल्क में कभी एक इंसान इतनी बड़ी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेगा। सो इट इज फॉर दिस इंडिविजुअल टू डिसाइड कि वो कौन सा प्रेफर करता है। और अगर एक अपनी एनर्जीज एक महकमे में लगा देंगे, क्रिकेट में लगा देंगे मोहसिन नकवी साहब, तो क्रिकेट की बेहतरी होगी। और या इंटीरियर में लगा देंगे उसको, तो फैसला इनको करना है। आप 2-3 दहाइयों से बड़ी बारीक बीनी से क्रिकेट के साथ एफिलिएटेड हैं, उसको कवर कर रही हैं। जो इंडियन टीम का बिहेवियर है, जो उनकी हुकूमत का बिहेवियर है, जिस तरीके से शेक हैंड ना करना, ट्रॉफी ना लेना और चीज़ों के ऊपर इस तरीके से ऑन रिकॉर्ड मैदानों के अंदर जो है उनका बिहेवियर सामने आया, इससे कभी किसी मुल्क की टीम के ऐसे बिहेवियर आपने नोट किए या कवर किए? नहीं, मैं तो आई एम एक्सट्रीमली सैडेंड बाय दिस बिहेवियर। इट इज डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज डिसग्रेसफुल।
मैंने कभी किसी टीम का या किसी कप्तान का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा जो मैं सूर्य कुमार यादव का देखा या उनकी टीम का देखा या उनकी क्रिकेट बोर्ड का देखे। देखिए उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक बुली क्रिकेट बोर्ड है। वो बहुत सालों से आईसीसी को भी बुली कर रहा है बिकॉज उनको 38% ऑफ द वो शेयर मिल रहा है वहां से, या इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन देखिए ये तो कोई ग्रेसफुल बिहेवियर है नहीं कि अगर आप एक इतना बड़ा मुल्क है और आपके मुल्क से ज्यादातर जनरेट हो रही है इनकम या जो भी है सारा कुछ, तो आप इतना बुली करें। और आपका बिहेवियर देखिए, जो फलदार दरख्त होता है वो झुकता है, कभी भी वो इस तरह अकड़ता नहीं है जिस तरह इंडिया अकड़ रहा है। और ये मेरी नजर में बहुत डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर है। ऐसी कप्तान का बिहेवियर मैंने जिंदगी भर में नहीं देखा। कल जो उन्होंने वो एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड की बिहेवियर वो अपील की, वो तो मेरे ख्याल में डिसग्रेसफुल से भी ज्यादा कोई लफ्ज हो सकता है तो है। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बिहेवियर अच्छा, नहीं ये देखा। और आईसीसी को ये चेक करना चाहिए, वरना ये क्रिकेट का मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। अच्छा, ये आईसीसी के पास अब जाएगा मामला कि ट्रॉफी उन्होंने नहीं ली, अपने मेडल्स नहीं लिए, तो अब फर्दर इसका क्या तरीकाकार है कि आईसीसी जो उनसे है वो विदाउट इस तकरीब के किसी ऐसी सेरेमनी के उनको हैंडओवर कर देगा, या ये आईसीसी के पास ये चीज़ें पड़ी रहेंगी? क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं? देखिए अब इंडिया को मेरा ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जीत लिया वो मैच, वो उससे खुश हैं। अब ट्रॉफी उनको चाहे उनके घर पहुंचा दी जाए या किसी दफ्तर में पड़ी रहे, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया को पता है कि ट्रॉफी उन्होंने जीत लिया। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। खेल और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब जो भी आपके मामलात हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात, तो या तो अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप पाकिस्तान से खेलें ना। और अगर आपको उनके जो बड़े कांग्रेस के एमपी हैं और बड़े स्कॉलर टाइप इंटेलेक्चुअल हैं, शशि थरूर, उन्होंने भी यही कहा कि भाई या तो पाकिस्तान के साथ इंडिया खेले ना, या फिर खेल रहे हैं तो हाथ मिलाना, ट्रॉफी लेना, सब कुछ करना चाहिए और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो इतनी ज्यादा फंडामेंटलिस्ट है इस वक्त कि उनको ये बातें समझ नहीं आती और ये डिस्ग्रेसफुल किस्म का बिहेवियर निकलता है इंडिया से, जो नहीं आना चाहिए। लीना साहिबा, आखिर में ये बता दीजिए कि भारत को तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैच वो जीत गए, तीनों मैच वो हमसे जीते, फाइनल भी जीत गए, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी उनके घर जाए या ना जाए। पाकिस्तानी टीम तीनों मैच हारी, क्या हमें कोई फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? हम कोई रीथॉट प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, या बस यही काफ़ी है कि देखें जी फाइनल तक तो हम पहुँचे ना, चलें चंद स्कोरों से ही हारे हैं लेकिन हम लड़ के हारे हैं? इस आर्गूमेंट के पीछे तमाम की तमाम कारकर्दगी चीज़ें छुप जाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है कितना अप्रोर होगा। अब मैं अगर अपनी बात करूं इंडिविजुअली, तो मुझे हर 15 मिनट बाद आज फोन आ रहे हैं, कभी कोई चैनल कह रहा है बात करो, कभी कोई कह रही। मैं बड़ी प्राइवेट इंसान हूं, मैं इतनी बात भी नहीं करती। मतलब मेरे अपने असूल हैं कि अगर आपने मेरे से बात करनी है तो प्लीज मुझे कल बताएं और मुझे टाइम लें और ये वो। लेकिन उसके बावजूद इतने फोन आ रहे हैं, इतना अप्रोर क्रिएट हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि आपको पता है ना पाकिस्तान में कोई बलि का बकरा ना बने तो ये मामलात सेटल नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल है कि कोच का चेंज होना चाहिए, पर मेरा पर्सनल ख्याल है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर से हर चीज को नहीं देखना चाहिए। जो चीजें सही हैं, बॉलिंग सही है, फील्डिंग सही है, उसको ना देखें। सिर्फ जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसको देखें कि क्या वजूहात हो रही हैं, कौन से प्लेयर चेंज करने हैं, कौन से प्लेयर बेहतर हो सकते हैं, और कप्तान की क्या जो कल डिसीजंस थे उसको जरा देखें क्या। और देखें सलमान अली आगा जो है ना, मेरी नज़र में उनको टेस्ट में और वनडे दोनों में होना चाहिए। मेरी नज़र में, ये मेरा पर्सनल राय है और मुझे बड़े पसंद है सलमान अली आगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो T20 के प्लेयर भी हैं। तो ना उनको T20 का कप्तान होना चाहिए, ना उनको T20 टीम में होना चाहिए। उसके अलावा भी विकेट कीपिंग हमारा बहुत बड़ा मसला है। मोहम्मद हारिस ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, पूरी उनको सीरीज दी गई। उससे पहले ट्राई नेशन भी वो खेले, उन्होंने थॉरली डिसअपॉइंट किया। यानी कि 8-9 मैचेस में उन्होंने एक परफॉर्मेंस नहीं दी। कल भी उनकी क्रिटिकल रन आउट मिस था, उन्होंने रन भी नहीं बनाए। इसी तरह साइम अयूब पर देखें कि क्या मसले हैं क्या नहीं। इसलिए मैंने शुरू में बात की थी साइकोलॉजिस्ट की। तो ये सारे मसले ऐसे नहीं है कि ये कार्पेट के अंडर चले जाएंगे, कोई इसको जाने भी नहीं देगा। क्योंकि जब आप इंडिया से 3 मैच हारते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 वीक्स, तो फिर कोई भी इसको हजम नहीं कर सकता। कोई भी हजम नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया लीना मोइन अजीज़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, देखते हैं पाकिस्तान की जो भारत के हाथों डिफ़ीट हुई है, इसके बाद गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं
या उसके ऊपर कोई ना कोई, जैसे लीना साहिबा ने कहा, कोई बल्ली का बकरा बनता है या कोई रीथॉट प्रोसेस इनिशिएट होता है, या हम इन सब चीज़ों को भूल के आगे इसी तरह इसी रविश को जारी व सारी रखते हैं? नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।